हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों की शुरुआत कर रहे हैं। अब मैक्सी ने अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों के लिए कहा कि अरस्तू ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उसके निराकरण के उपायों पर प्रकाश डाला है। अब उसने ये तो मैक्सी की वो थी डेफिनेशन। अब अगर हम देखें कि यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक क्रांतियों एवं वैधानिक परिवर्तनों द्वारा शासन प्रणाली में बहुधा परिवर्तन होता रहता था। ये क्रांतियाँ यूनानी जगत के राजनीतिक जीवन का कटु सत्य बनी हुई थी। इनके कारण यूनानी नगर राज्यों का राजनीतिक जीवन अत्यंत अस्थिर एवं डावाडोल बना हुआ था। आए दिन वहाँ पर राजतंत्र का विकास तथा राजतंत्र का ह्रास होता था। इन परिवर्तनों से न केवल शासन व्यवस्था ही बदलती थी, बल्कि इनके यूनानियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था। तो अरस्तू ने फिर क्रांतियों का जिक्र किया कि क्यों ये क्रांतियाँ बार बार होती हैं। तो अरस्तू को प्रथम राजनैतिक यथार्थवादी कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा एक कारण ये है कि उसने तत्कालीन समस्याओं का गहन अध्ययन किया था। ये हम बार बार कह रहे हैं कि अरस्तू प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक था। तो उसने ये देखा कि यूनानी राज्यों में किस तरीके से बार बार क्रांतियाँ होती हैं, तो किस तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन होता है और उनमें फिर अस्थिरता पैदा होती है। तो क्रांतियों का अर्थ अगर हम देखें या अरस्तू के शब्दों में हम कहें, तो अरस्तू की क्रांति संबंधी धारणा तथा हमारी आज की क्रांति संबंधी धारणा में महान अंतर है। किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। उसने कहा, संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र तथा धनिक जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तू क्रांति मानता था। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति कह सकते हैं। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में परिवर्तन हो सकता है, इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए रक्तपात किया जाए। ठीक है, तो अरस्तू संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहता है। दोबारा बोल रही हूँ, अरस्तू संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहता है और संविधान में परिवर्तन चुनाव, धोखे अथवा रक्तहीन उपायों द्वारा हो सकते हैं, ऐसा उसने कहा। अब अरस्तू ने जो क्रांतियों के प्रकार बताए वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है सामान्य कारण, दूसरा है विशिष्ट कारण और तीसरा है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। अब हम पहला जो कारण है सामान्य कारण, उसका अध्ययन करेंगे। अरस्तू का क्रांतियों का सामान्य कारण विषमता को मानता है, इनइक्वालिटी। विषमता यानी असमानता या समानता की भावना का कम होना। समानता दो प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यात्मक समानता। अरस्तू योग्यता संबंधी समानता का तात्पर्य आनुपातिक समानता समझता है। संख्या की दृष्टि से 3 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 से 1, किंतु आनुपातिक दृष्टि से 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से। सब मनुष्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि यदि मनुष्य किसी एक बात में समान हो तो सभी बातों में समान होने चाहिए। जबकि ये मनुष्यत्व की दृष्टि में समान है तो इनके अधिकारों, धन संपत्ति आदि में भी समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में जनतंत्र में सब व्यक्तियों के विशेषाधिकार समझे जाते हैं। अधिकारों की यह विषमता समानता के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली जनता को सह्य नहीं होती। अतः धनिक तंत्र और जनतंत्रों में अधिक क्रांतियाँ होती हैं। धनिक तंत्र में विद्रोह दोहरे ढंग से होते हैं। पहला
धनिक वर्ग में ही दो गुट बन जाते हैं और एक गुट दूसरे के विरुद्ध क्रांति करता है, और दूसरा होता है धनिक और निर्धन के बीच में क्रांति। मतलब जहाँ जहाँ समानता नहीं होती वहाँ क्रांति होती है। हम आपसी जीवन में भी देखते हैं कि निर्धन और गरीब के बीच भी असमानता पाई जाती, निर्धन और अमीर के बीच में भी, और अमीरों के बीच में भी असमानता पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि समानता का अर्थ जनतंत्र और धनिक तंत्र में एक जैसा नहीं होता। वस्तुतः क्रांतियों का मूल कारण न्याय की एकाकी दूषित दृष्टिकोण है। न्याय नहीं मिलता, इसके कारण भी क्रांति उत्पन्न हो जाती है। जनतंत्रवादी यह समझते हैं कि सब मनुष्य समान रूप से स्वतंत्र हैं, अतः उनमें समानता होनी चाहिए। इसके विपरीत धनिक तंत्रियों का यह विश्वास है कि मनुष्य में धन की विषमता है, अतः बातों में भी विषमता होनी चाहिए, मतलब जीवन में भी विषमता होनी चाहिए। अरस्तु इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली मनोदशा को क्रांति का मूल कारण मानता है। मतलब समानता का, आप अगर सरल भाव में समझें तो राजतंत्र में, धनिक तंत्र में या जनतंत्र में जब समानता नहीं पाई जाती है, समान लोगों में समानता नहीं पाई जाती है और अमीर गरीब में समानता नहीं पाई जाती है, तो क्रांति हो जाती है। अब हम करेंगे क्रांतियों के विशिष्ट कारण। अब क्रांतियों के विशिष्ट कारण में है, पहला, शासकों की धृष्टता या लालच। जब राज्य के शासक या शासन सत्ता से संपन्न व्यक्तियों के व्यवहार में धृष्टता या उद्दंडता आ जाती है और वो लालच के वश में होकर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना आरंभ कर देते हैं, तो जनता उनका विरोध करती है, तो क्रांति हो जाती है। दूसरा, शासन सत्ता का जब दुरुपयोग होता है, जब शासक वर्ग भ्रष्ट हो जाता है, इनमें रिश्वत का बोलबाला हो तथा भाई भतीजावाज उग्र रूप धारण करते हैं, तब क्रांति हो जाती है। तीसरा, अयोग्य व्यक्तियों का शासन। जब शासक अयोग्य हो और शासन की भागीदारी में योग्य लोगों को स्थान न हो, तो क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का अभाव। शासक समाज के दो वर्गों, धनवान और निर्धन में बंटना भी क्रांति का एक कारण है। मध्यम वर्ग जो समाज में संतुलित अवस्था में रहता है के अभाव में निर्धन वर्ग द्वारा क्रांति हो सकती है। फिर है आर्थिक असंतुलन। अरस्तु इस तत्व पर बहुत अधिक बल देता है। जब अमीर और गरीब होते हैं तो क्रांति हो सकती है। कि किसी देश में अगर विदेशियों का बाहुल्य हो तो भी क्रांति हो सकती है। अगर किसी के मन में सम्मान की लालसा हो तो कई बार अपने आप को मनुष्य असम्मानित या अपमानित महसूस करता है, तो भी जनता विद्रोह कर देती है। भय के कारण भी क्रांति हो सकती है। भय दो प्रकार के व्यक्तियों को क्रांति के लिए बाधित करता है। प्रथम, अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय, तो वो विद्रोह कर देते हैं, और दूसरा, कुछ व्यक्तियों को यह डर होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है, तो वह विद्रोह कर देते हैं। फिर है घृणा। घृणा भी एक, अगर हमको सत्तारूढ़ दल से घृणा हो जाए किसी कारण से, तो भी हम क्रांति कर देते हैं। उदाहरणतः धनिक तंत्र में उस समय क्रांति होती है जब बहुसंख्यक लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते और वे अपने को शक्तिशाली समझने लगते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक झगड़े। पारिवारिक झगड़े, ईर्ष्या, देश व मनुष्य के कारण भी राज्य में क्रांति हो जाती है। फिर है शासक वर्ग अगर सावधान नहीं रहे कभी कभी तो राजद्रोह कर देते हैं कुछ लोग, भाषा को लेकर, किसी भी अपनी सत्ता को लेकर, अपनी सीमाओं को लेकर, तो क्रांति हो जाती है। भौगोलिक स्थिति के कारण भी क्रांति हो जाती है। कई बार उसने कहा कि जो राज्य नदियों, घाटियों और पर्वतों से विभिन्न हिस्सों में बटा है, तो उसके कुछ लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते, तो कोई हिस्सा मांगने लग जाता है, दूसरा हिस्सा मांगने लग जाता है। आज हम वर्तमान में देखें तो कई जगह ऐसा होता है कि भौगोलिक सीमाओं के कारण क्रांति है, और ये सत्य भी है। अन्य परिवर्तन कई बार हो जाते हैं। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र पाए जाते हैं, तो भी क्रांतियां हो जाती हैं। तो ये जो सारे हमने करे वो थे क्रांतियों के विशिष्ट कारण। अब हमारा जो इसमें तीसरा है जो अरस्तु ने बताया, वो है विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। अब जो उसने शासन प्रणालियां बताई थी उसमें क्यों क्रांतियां होती हैं, ये उसने बताया
जैसे प्रजातंत्र में अरस्तु के अनुसार संपूर्ण अर्थ में समानता की भूख प्रजातंत्र में क्रांति पैदा करने वाला एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में होने वाली क्रांतियों के लिए बागवीरों का व्यवहार भी अरस्तु ने कहा है कि इस कारण क्रांति होती है। प्रजातंत्र में कई बार धनिक वर्ग प्रहार कर देता है और जनसाधारण उस धनिक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित हो जाता है, तो इस कारण क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र का आधार यह सिद्धांत है कि जो लोग किसी एक बात में असहमत हैं या असमान हैं, वह सभी बातों में बिल्कुल भिन्न है। मतलब धनिक तंत्र आपस में वैसे तो एक जैसे होते हैं, लेकिन वो ऐसे मानते हैं कि हम बड़े या ये बड़े। धनिक वर्ग का यह असमानता का सिद्धांत अपने अंतिम रूप में धनिक तंत्र के जीवन के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में संकट पैदा करता रहता है। इसी असमानता के आभास के कारण सरकार द्वारा जनसाधारण की उपेक्षा की जाती है एवं अनुचित व्यवहार किया जाता है। जब जनसाधारण की दयनीय स्थिति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तो शासक वर्ग के किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जनसाधारण का नेता बनने का अवसर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है और क्रांति का सूत्रपात होता है। अरस्तु के अनुसार अपने न्याय स्वार्थों के कारण धनिक तंत्र में ही लोग धनिक तंत्र की कब्र खोदने लगते हैं। मतलब समान लोग, आपने देखा होगा जब दो शक्तिशाली लोग होते हैं तो हमेशा ये होता है कि वो कहता है मैं सत्ता लूँ, वो कहता है मैं सत्ता लूँ। चाहे दो राज्य हों, चाहे जो देश हों, तो भी आपस में फिर वो एक दूसरे को भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जनता को भड़काते हैं और हमेशा देखेंगे आप एक की सीट दूसरा ले जाता है। तो इस कारण धनिक तंत्र में क्रांति हो जाती है। फिर कुलीन तंत्र है। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र में जनसाधारण में जब ये धारणा पैदा हो जाती है कि वे श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप हैं, तो कुलीन तंत्र में विग्रह का आरंभ हो जाता है। इसी कुलीन तंत्र में विग्रह होने का एक अवसर उस स्थिति में भी उपस्थित होता है जब सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, अथवा जब तेजस्वी पुरुषों को शासन संचालन का गौरव प्राप्त नहीं होता। विद्रोह का एक अवसर इस कारण भी उपस्थित हो सकता है कि शासक वर्ग का एक अंग युद्ध अथवा किसी अन्य कारण से अत्यंत दरिद्र हो जाए एवं अपने सहयोगियों से संपत्ति के पुनः विभाजन की मांग कर बैठे। कुलीन तंत्र का सबसे घातक शत्रु अरस्तु इस विधान में उपस्थित धनिक तंत्र के तत्वों को मानता है। नेक्स्ट है राजतंत्र में क्रांति। राजतंत्र को अरस्तु उन विधानों में मानता है जिसको बाह्य कारण सहसा नष्ट नहीं कर सकते एवं जिनकी आंतरिक कमजोरियां ही उनके उन्मूलन का कारण बनती हैं। राजतंत्र में राज परिवार में आंतरिक कलह होने पर आप देखते हैं कि जब जो राज परिवार है उनमें ही जब आपसी कलह हो जाता है, तो राजा के निरंकुश बनने के प्रयास करने पर विद्रोह की स्थिति हो जाती है, या राजा को अन्यायपूर्ण ढंग से हटा दिया जाए, मार दिया जाए, या उसी के लोग यानी उसके कुल के लोग ही उसको नुकसान पहुंचाकर उसकी गद्दी ले लें, तो क्रांतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है इसमें निरंकुश तंत्र में क्रांति। निरंकुश तंत्र में क्रांति व्यक्तिगत स्वार्थों की असीमित रूप में पूर्ति के उद्देश्य को लेकर होती है। इसके विद्रोह का मुख्य कारण अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, आतंक, अत्यधिक तिरस्कार आदि होते हैं। असहनीय अपमान, संपत्ति का अपहरण आदि कुछ प्रमुख कारण के अन्यायपूर्ण उत्पीड़न कहे जा सकते हैं। अपने प्रियजनों, संबंधियों आदियों के साथ किए जाने वाला अपमानजनक व्यवहार निरंकुश तंत्र में विधानों के लिए घातक सिद्ध होता है और क्रांतियां हो जाती हैं। इस प्रकार अरस्तु ने क्रांतियों के जो कारण बताए, अभी हम अरस्तु के क्रांतियों के कारण कर रहे थे, वो 3 हैं। सामान्य कारण में समानता और न्याय की कमी, विशिष्ट कारण में जो अधिकतर सभी देशों में पाए जाते हैं वो सारे कारण हैं जो मैंने आपको बताए, भौगोलिक, पारिवारिक झगड़े, घृणा, भय, सम्मान, मध्यम वर्ग का अभाव, अयोग्य व्यक्तियों का शासन आदि, और विशिष्ट शासन प्रणाली जो उसने अपने संविधानवाद में बताई थी, प्रजातंत्र, धनिक तंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, उनमें क्रांतियाँ होती हैं। ठीक है, अब हमारा जो ये टॉपिक है मैं इसको अभी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में क्रांतियों को रोकने के उपाय बताऊँगी। थैंक यू।